नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की इस क्लास में रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड्स इन इंडिया के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा हमारा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ अध्ययन, या फिर लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन अध्ययन। चैप्टर के नाम में ही इस चैप्टर का प्रश्न छुपा है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन की जो मैंने वीडियो अपलोड की है, उसमें सभी चैप्टरों से जो जो प्रश्न बनते हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चैप्टर को समझते हैं कि चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। देखिए, जब हम इस पूरी बुक की बात करें तो ये पूरी बुक का नाम ही है हमारी रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड्स इन इंडिया, यानी कि जो बच्चे और उनके बचपनों के बारे में, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनके जो बचपन हैं उनके बारे में जो रिसर्च हो रही हैं, उनके बारे में जो शोध कार्य हो रहे हैं भारत में, उसके अध्ययन करने की कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं। तो देखिए, हम केवल बच्चे ही नहीं, हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, महिला, पुरुष या किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में, सोसाइटी में, तो हम कौन सी विधियाँ अपनाएंगे, उन विधियों की चर्चा इस बुक में की गई है। तो ऐसे ही जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों पे जितने भी रिसर्च हो रहे हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, उस रिसर्च की, बच्चों पे जितने भी उनके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए पता है क्या किया जाता है। उसके लिए बहुत सारे सर्वे किए जाते हैं, बहुत सारे डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। उस डाटा का फिर क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, यानी कि एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर वो रिपोर्ट छपती है, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि हाँ भाई, इस क्षेत्र में, इस समाज में बच्चे की स्थिति ये है, उसकी शिक्षा की स्थिति ये है, और उसका कारण ये है और उसका परिणाम ये है कि किस किस वजह से बच्चे का विकास हो रहा है, किस किस वजह से बच्चे का विकास नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे इस चैप्टर में दो विधियों का प्रयोग किया गया है। एक विधि है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी है क्रॉस सेक्शनल, यानी कि एक विधि है अनुदैर्ध्य और दूसरी है अनुप्रस्थ। अब ये विधि क्या है, ये चैप्टर में बताई जाएगी। तो आई होप सो अब आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो अब तक जितने भी एजुकेशन में रिसर्च हुए हैं, जब हम इनका नेचर देखें, इनकी प्रकृति देखें, तो ये प्रकृति डिस्क्रिप्टिव रही है, यानी कि वर्णनात्मक रही है। यानी कि जितने भी शिक्षा पर रिसर्च हुए हैं, जब हम उनकी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, उनका अध्ययन पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये ना एक डिस्क्रिप्टिव वे में लिखे गए हैं, वर्णनात्मक तरीके से लिखे गए हैं, जैसे कि किसी परिस्थिति का वर्णन कर रहे हों। जैसे किसी क्षेत्र में बच्चों की परिस्थिति हमें जाननी है कि वहाँ के बच्चे पढ़ पा रहे हैं तो क्यों पढ़ पा रहे हैं, या किसी कहीं के क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई में ढीले हैं तो क्यों हैं। तो उस तरीके का एक वर्णन टाइप से किया गया है। तो वर्णनात्मक अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जितने भी शोध हो रहे हैं, जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, तो ऐसे में रिसर्च का जो भी सब्जेक्ट है उसमें हम ये देखें कि उसके विचार कैसे हैं, उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, और उसमें कौन कौन से प्रोसेस का यूज़ किया गया है। तो इसी प्रकार से एल आर गे ने एक परिभाषा दी है, और परिभाषा में ये कहा है कि एक वर्णनात्मक शोध में, यानी कि एक रिसर्च, एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले घटना की जांच करनी चाहिए, यानी कि परिकल्पना का परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण का मतलब होता है जांच करना। फिर हमें ये देखना चाहिए कि वर्तमान में वो उसकी क्या परिस्थिति है, और फिर उसी हिसाब से डाटा को इकट्ठा करना चाहिए। तो जब हम डाटा को इकट्ठा करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं किस क्षेत्र में गया और उस क्षेत्र में मैंने 10-15 बच्चों पर रिसर्च किया, मैंने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो उनसे मैंने डाटा इकट्ठा किया। अब डाटा इकट्ठा करने के बाद क्या है, मैं उसकी जाँच करूँगा कि वो डाटा कहाँ तक ठीक है। ऐसा कौन कह रहा है, एल आर गे। तो डाटा संग्रह के आधार पर हम इस विधि को दो भागों में बांट देते हैं, एक सेल्फ रिपोर्ट अध्ययन और दूसरा अवलोकन अध्ययन, यानी कि ऑब्जर्वेशन। यानी कि एक तो जो रिपोर्ट लिखने से, अगले चैप्टर में बताया भी जाएगा, यानी कि एक तो हमें जो रिपोर्ट हम लिखेंगे तो उस दौरान जो प्रश्न हमसे पूछेंगे, तो जब हम प्रश्न पूछेंगे, हाँ जी आप कौन से स्कूल में जाते हैं, पर सरकारी है, प्राइवेट है, इस टाइप से, तो हमने जो आंसर देगा वो तो क्या हो गया, सेल्फ रिपोर्ट अध्ययन हो गया। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि वो बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो हम परिस्थितियों को ऑब्जर्व करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। ये कौन सा है, ऑब्जर्वेशन स्टडी है। तो एक स्व रिपोर्ट अनुसंधान से, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट जो रिसर्च का टाइप है, इसमें क्या होगा, प्रश्न पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। जबकि अवलोकन अध्ययन में पूछना ही नहीं होता, बल्कि स्थिति को देखकर हम क्या करेंगे, मूल्यांकन भी करेंगे। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है कि हाँ भाई, अगर हम बच्चों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं
तो उनमें से बहुत सारी विधियाँ हो सकती हैं। और अब हम चैप्टर में जो हमारा मेन चैप्टर है कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ अध्ययन से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चित्र भी बनाया गया है। सबसे पहले बात किसकी की है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान की। अब वर्णनात्मक अनुसंधान को दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि जब हम बच्चों पर स्टडी कर रहे हैं या किसी भी समाज के वर्ग पर स्टडी कर रहे हैं, तो उसका आधार अगर हमारा क्या है, हम उस परिस्थिति का वर्णन करना चाहते हैं कि हाँ भाई वहाँ पर ऐसा क्यों है, तो उसके पहले दो आधार होते हैं, एक स्व रिपोर्ट और एक प्रेक्षण मूलक यानी कि अवलोकनात्मक, जिसको अभी हमने पढ़ा है। फिर उसके भी दो होते हैं, एक सर्वे और एक विकासात्मक, और फिर उसके होते हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो ये क्या होता है, तो वैसे तो आप लॉन्गिट्यूडनल को देखोगे ना, अगर आप गूगल पे ये डाल दो कि लॉन्गिट्यूडनल इमेज, तो आपको ना किसी वृत्त पर सीधी सीधी लाइनें आएंगी। यानी कि अनुदैर्ध्य का मतलब होता है रेखीय अध्ययन, यानी कि एक स्टेप टू स्टेप अध्ययन। अब इसमें पता है क्या होता है अनुदैर्ध्य अध्ययन में, कि जब बच्चों का एक ही समूह हो और हम लगातार उसी पर रिसर्च किए जा रहे हैं साल दर साल लंबे समय तक, और हम ये देख रहे हैं कि उसमें परिवर्तन कैसे कैसे आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक अनुदैर्ध्य अध्ययन है, यानी कि एक रेखीय अध्ययन है, एक लगातार क्रम में चला जा रहा है। तो कह रहा है कि जब बच्चों का एक ही समूह हो और उसका अध्ययन हम लंबी समय अवधि में कर रहे हों, जिससे देखा जा सके कि कैसे वो एक चरण से दूसरे चरण में प्रगति करते हैं, तो उसे ही हम कौन सी विधि कहेंगे, अनुदैर्ध्य या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य अध्ययन में समय की एक बहुत विस्तारित अवधि होती है, जिसमें डाटा इकट्ठा किया जाता है और एक ही उत्तरदाता से, यानी कि एक ही व्यक्ति से विभिन्न समय में आंकड़े पूछे जाते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति में कैसे कैसे परिवर्तन आया। तो यानी कि एक लंबा टाइम पीरियड होगा। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, उससे पहले साल आपने प्रश्न पूछे जब वो नर्सरी में था, फिर LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे करते करते आपने उसी के बारे में जानकारी हर साल इकट्ठी करनी शुरू करी, और फिर आपने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई 5 साल 10 सालों में कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बच्चों में परिवर्तन आता है, साक्षरता दर ऐसी है, बच्चों की शिक्षा प्रणाली ऐसी है। तो ये कौन सा तरीका हुआ, ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य। तो ये बहुत ईजी था, नाम देख के हमें घबराना ही नहीं है। लेक्चर समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम पूरी बुक की वीडियो अपलोड करें। तो देखा जाए तो अनुदैर्ध्य अध्ययन की विशेषताएं क्या हैं, इसमें एक तो लंबा समय चाहिए, लंबी अवधि में एक समान व्यक्तियों की तुलना करने में सक्षम होता है, और बहुत गहराई से इसका अध्ययन संभव है। अब अनुदैर्ध्य अध्ययन के प्रकार कितने होते हैं, तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बताओगे, लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन के परिभाषा दोगे। अब इसके आप प्रकार बताओगे। तो बहुत से विद्वान रहे हैं, जैसे कि एरे, जैकब्स, सोरेनसे, रजाविही, इन सब ने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि भाई अनुदैर्ध्य अध्ययन 3 प्रकार का होता है। एक होता है पैनल अध्ययन, एक होता है प्रवृत्ति अध्ययन, और एक होता है कोहार्ट अनुसंधान। अब ये क्या होते हैं, घबराइए मत, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो जब हम पैनल अध्ययन की बात करते हैं, तो पैनल अध्ययन जो होता है ये एक ही विषय का अध्ययन समय की एक विस्तारित अवधि में कई बार करता है। जैसे कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों का हमें IQ लेवल चेक करना है, यानी कि उनके अंदर बुद्धिमत्ता का लेवल कितना है। तो जब हम IQ लेवल बच्चे का चेक करेंगे, तो पहली कक्षा के छात्रों के नमूने इकट्ठे करेंगे और फिर उसका IQ लेवल चेक करेंगे। फिर जब पहली क्लास का बच्चा दूसरी में आ जाएगा, फिर से परीक्षण करेंगे कि अब उसका IQ लेवल कितना बढ़ा, यानी कि सोचने का जो उसका नज़रिया वो कैसे बढ़ा, चीज़ों को देखने की उसकी जो तरीका था वो कैसे बढ़ा। फिर जब वो तीसरी क्लास में आएगा, फिर से करेंगे, यानी कि छात्र तो वही रहा, पहले का साल भी छात्र वही था, दूसरे साल भी छात्र वही था, तीसरे साल भी छात्र वही था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इतने सालों में उसमें क्या परिवर्तन आया। तो छात्रों का एक ही समूह है और बार बार उसी पर अध्ययन कर रहे हैं, तो कौन सा अध्ययन हो गया, पैनल अध्ययन हो गया। दूसरा है ट्रेंड स्टडीज। ट्रेंड स्टडीज क्या होती है, ये थोड़ी सी अलग होती है पैनल अध्ययन से। इसमें क्या होगा, रैंडमली कुछ बच्चों को उठा लिया जाएगा, यानी कि जैसे किसी क्लास से 2 4 ऐसे करके, तो रैंडमली कुछ लोगों को चुन लिया जाएगा। अब देखो पैनल वाले में क्या होता है, एक ही क्लास के बच्चे हैं सारे, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड स्टडीज़ में क्या है ना, इसमें रैंडमली चुना जाएगा और समय की अवधि के अंतराल पर इनका अध्ययन किया जाएगा। आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि इनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ताकि भविष्य में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में पता चल पाए। तो अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के कितने प्रकार हो गए, 3।
पैनल अध्ययन से आप समझ गए, ट्रेंड स्टडी में क्या समझ गए आप। अब बात करते हैं कोहार्ट अध्ययन क्या होता है। तो तीसरा प्रकार इसका कोहार्ट अध्ययन है। इसमें क्या होगा, इसमें सामान्य जो आबादी है हमारी, तो जनरल पीपल जो है हमारे, इनमें क्या होगा, आबादी के किसी एक समय अवधि में कोई से ही बंदे उठा लेंगे, एक विशेष समूह को उठा लेंगे और उससे पूछेंगे। फिर क्या होगा, अगले साल किसी और समूह को उठा लेंगे, फिर अगले साल किसी और समूह को उठा लेंगे। इस प्रकार से जो हम अध्ययन करेंगे वो कौन सा होगा, कोहार्ट अध्ययन। तो देखिए, अब आप कहेंगे ट्रेंड स्टडीज और कोहार्ट अध्ययन में अंतर क्या है। तो कोहार्ट स्टडीज यानी और ट्रेंड स्टडीज में अंतर यह है कि ट्रेंड स्टडी में समूह वही हो सकता है अगले साल भी, बच्चे बस बदल सकते हैं। लेकिन कोहार्ट अध्ययन में क्या होगा, पूरा का पूरा समूह बदल जाएगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हंगर इंडेक्स आ रहा है, यानी कि आपने सुना होगा कि हंगर इंडेक्स में इंडिया की स्थिति क्या हो रही है, खराब हो रही है। यानी कि भुखमरी, हिंदी में होता है ये भुखमरी सूचकांक। तो भुखमरी सूचकांक में कोई हर क्षेत्र में हर बंदे से पूछने आ रहा है, हमसे कोई पूछने आ रहा है कि आप भूखे हो या क्या हो, और रिपोर्ट में ये कह दिया जी भारत इतने स्थान पर है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने देश के कुछ समूह के लोगों से सर्वे किया, उससे जानकारी इकट्ठी की और उस आधार पर कह दिया कि भारत में इतने लोगों में से इतने लोग क्या हैं, भूखे हैं। तो इस टाइप का जो रिपोर्ट्स आती हैं हर साल, ये कोहार्ट अध्ययन टाइप की होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन क्या है, तो जब बच्चों का एक ही समूह का अध्ययन हम किसी लंबे समय अवधि तक कर रहे हैं, तो ये कौन सा अध्ययन है, अनुदैर्ध्य अध्ययन है। अनुदैर्ध्य अध्ययन के प्रकार कितने हैं, पैनल अध्ययन, ट्रेंड स्टडीज, कोहार्ट अध्ययन। तो इतनी बात समझ गए। आगे अनुदैर्ध्य अध्ययन की विशेषताएं और कमियों के बारे में बताया गया। पेपर में 100% क्वेश्चन देखिए आएगा ही आएगा। तो जब हम अनुदैर्ध्य अध्ययन की विशेषताओं की बात करते हैं, जो अब तक हमने पढ़ा है वही हमें लिखना है। इसमें क्या होता है, व्यक्तियों का गहराई से अध्ययन किया जाता है और उनके संबंधित जितने भी डेटा हैं, जितने भी आंकड़े हैं, वो इकट्ठे किए जाते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि मनुष्य की वृद्धि और विकास की क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है विकास और वृद्धि से संबंधित, अगर नहीं है तो उन्हें प्रोवाइड करवाए जाने की भी मांग करता है। इसके साथ साथ ये भी देखता है कि सामने से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों का जो उत्तर आ रहे हैं, क्या वो विश्वसनीय हैं, क्या समाज और सरकार के संबंध जो है वो ठीक हैं। तो ऐसे में इन आंकड़ों से हमें यह भी पता चलता है, सरकार कह रही है हम तो शिक्षा नीति पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा, तो फिर कहाँ गए वो करोड़ों रुपए। तो ये जो इस प्रकार के अध्ययन होते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, इससे पता चलता है। यह विस्तारित समय सीमा के लिए बहुत लाभकारी होता है। ये किसी चीज़ की विस्तृत श्रृंखला को समझने के लिए और उसकी गहराई से अध्ययन करने की अनुमति देता है। इसमें सैम्पलिंग एरर बहुत कम होता है। इसके अलावा यह हस्तक्षेप करने के लिए स्पष्ट सिफारिशें प्रदान करने में मदद करता है, यानी कि ये बताता है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उस क्षेत्र में विकास के लिए। ये अतीत पर ध्यान नहीं देता कि हाँ भाई हमने ये किया वो किया ना, ये कहता है कि इस समय स्थिति क्या है, उस समय के आंकड़े इकट्ठे करता है। कौन सा, अनुदैर्ध्य अध्ययन। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी है, क्योंकि एक लंबे समय तक चलने वाली विधि है, तो इसलिए इस पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा। और जो रिसर्चर है, यानी कि जो बंदा रिसर्च कर रहा है, उसे भी लंबे समय तक पेशेंस रखना पड़ेगा और प्रतिबद्धता के साथ काम करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि जो ये काम होते हैं ना, अगर इसमें आप ये सोचो कि हम तो अपने आप आंकड़े लिख देंगे, तो ये गलत चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए बंदे को इसमें मेहनत करनी ही पड़ती है, और इतनी लंबे समय अवधि के लिए लोगों से सहयोग बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि भाई पिछले साल मान लो प्रोजेक्टर की क्लास नहीं थी, अब प्रोजेक्टर के बाद आ गई है क्लास, तो अब तो बच्चे का अध्ययन की विधि ही बदल गई है। फिर आगे चलकर और अच्छी चीज़ें आ गई हैं। तो ऐसे में साल दर साल जब परिस्थितियाँ बदलेंगी, तो रिसर्चर के सामने ये भी समस्या होगी कि वो अपनी रिपोर्ट्स को कैसे तैयार करें। इस अध्ययन में कई बार नियंत्रण प्रभावों की संभावना बनी रहती है। क्यों, जैसे मान लो मैं एक स्कूल में किसी बच्चे का इंटरव्यू लेने गया कि मैं ये देखना चाहता हूँ उस स्कूल में शिक्षा की परिस्थिति कैसी है, तो हो सकता है उस स्कूल का प्रिंसिपल ये कहे कि मैं आपको सर्वे नहीं करने दूंगा, मैं आपको सर्वे जब भी करने दूंगा जब आप इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बनाएंगे। या फिर हो सकता है कुछ माफिया वर्ग के लोग हो जो रिपोर्ट पॉजिटिव बनवाएं। तो इसमें कई बार नियंत्रण रहता है। तो अगर अनुदैर्ध्य अध्ययन आ गया तो आप इसके बारे में बता देंगे। मुझे पूरी आशा है कि लेक्चर आपको समझ में आ रहा है। तो लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और अन्य स्टूडेंट्स में शेयर भी कीजिए। अब हम बात करते हैं कि अनुप्रस्थ अध्ययन क्या होता है। जब विभिन्न बच्चों में विकास के विभिन्न चरणों का
एक ही समय में अध्ययन किया जाए तो उसे अनुप्रस्थ अध्ययन कहते हैं। यानी कि देखिए वहाँ पर तो अलग अलग अध्ययन किया जा रहा था, पहली का अलग, दूसरी का अलग, तीसरी का अलग, चौथी का अलग। लेकिन अनुप्रस्थ अध्ययन में पता क्या होगा, एक टाइम पीरियड में ही विभिन्न बच्चे होंगे, हो सकता है पहली के भी हो, उसी में 8वीं के भी हों, 7वीं के भी हों। तो वो कौन सा अध्ययन होगा, इसे हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल अध्ययन। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल अध्ययन के बीच में अंतर मानते हैं तो अंतर यही है, वहाँ बच्चों का एक ही समूह होगा, लेकिन अनुप्रस्थ अध्ययन में बच्चों के अलग अलग समूह होंगे जिसका एक ही टाइम पीरियड में अध्ययन किया जाएगा, सबको मिला जुला कर। अब इसमें समय भी कम लगेगा। इस अध्ययन की क्या विशेषता है, इस अध्ययन की विशेषता ये है कि जब हम विभिन्न चरणों में विशेष बच्चों की विशेषताओं को जानना चाहते हैं तो हमें ना बहुत सारे नमूने एक साथ मिल जाते हैं, बहुत सारे डाटा एक साथ मिल जाते हैं, और उसको हम पता है क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्योंकि जो 8वीं में बच्चा है वो भी तो कभी पहली में होगा, और जो इस टाइम पे पहली में बच्चा है और जो 8वीं क्लास में बच्चा है, उन दोनों में अंतर क्या है, तो क्रॉस चेक किया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा जब हम हर परिवर्तन का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम अनुदैर्ध्य विधि को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जब हम एक ही सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम किसका करेंगे, अनुप्रस्थ अध्ययन का, यानी कि दोनों में अंतर आ जाए तो। अब जो ये अनुप्रस्थ अध्ययन है, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल अध्ययन है, ये कम महंगा होता है क्योंकि इसे पूरा करने के लिए वर्षों की जरूरत नहीं होती। जबकि अनुदैर्ध्य में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें एक लंबी समय अवधि की जरूरत है। तो अनुप्रस्थ अध्ययन तुलनात्मक रूप से जल्दी, कंपैरेटिव रूप से जल्दी पूरे कर लिए जाएंगे। इसमें प्रभाव भी सीमित होता है, यानी कि इसमें जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि हाँ भाई उस स्कूल का प्रिंसिपल क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अनुप्रस्थ अध्ययन में थोड़ा सा प्रभाव कंट्रोल की क्या होता है, थोड़ा कमी होती है। हो सकता है कि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जा सके, लेकिन इसमें भागीदारी के अभाव की संभावना अधिक होती है। यह अध्ययन एक समय में जनसंख्या की बहुत सारी विशेषताओं का अभिलेख तैयार कर सकता है, यानी कि एक ही बार में एक विशेष समूह के बारे में बता सकता है ये। अब देखिए इसकी कमियां क्या हैं। इसकी कमियां देखिए, लेक्चर थोड़ा लेंथी तो जरूर होगा, लेकिन आपको समझाया भी तो डीपली जा रहा है, तो लगभग 20 मिनट की तो लगभग हर वीडियो आएगी। तो अनुप्रस्थ अध्ययन की सीमाएं क्या हैं, तो इस विधि में सैंपल समूह के मध्य अंतर की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण परिणाम क्या हो सकते हैं, पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब हम अनुप्रस्थ अध्ययन में एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों का क्या कर रहे हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनके बारे में रिपोर्ट बना रहे हैं, तो ऐसे में पता है क्या होगा, हमारे जो खुद का मूल्यांकन है, यानी कि जो हम निष्कर्ष निकालेंगे, वो हो सकता है कि हम अपने मन से निकालने लग जाएं, और ऐसे में आंकड़े गलत हो सकते हैं। कई बार ऐसे ही होता है, एक रिसर्चर जब रिसर्च कर रहा होता है तो उसके सामने ये दुविधा आती हैं, जो कि आगे चैप्टर बताई जाएगी कि शोधकर्ता के सामने क्या क्या समस्याएं हैं। जब आप भी खुद किसी चीज़ पर रिसर्च करोगे तो पता क्या होगा, कई बार ना आप बहुत सारी चीज़ें अपने मन से लिख दोगे, और जहाँ मन का ज्ञान आया वहीं से मामला गड़बड़, क्योंकि वास्तविकता अलग होती है। तो इस विधि में अक्सर बाहरी चरों द्वारा जनसंख्या और न्यायाधीश के बीच अंतर खोजने की संभावना होती है। ऐसे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है कि प्रत्येक आयु के स्तर पर विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है, इसकी तुलना ही नहीं कर सकते। अब देखिए, पहली क्लास के बच्चे की 8वीं क्लास के बच्चे से आप तुलना कैसे कर दोगे, क्योंकि 8वीं क्लास का बच्चा जब पहली क्लास में था तब परिस्थितियाँ अलग थी, और जो आज बच्चा पहली क्लास में है उसकी परिस्थितियाँ अलग हैं, और आप दोनों की कंपैरिजन करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर दे रहे हो, इसलिए रिपोर्ट में थोड़ी सी शक होता है। इसके अलावा ये संबंधों के विश्लेषण की अनुमति इसमें नहीं होती। इसमें विकास या परिवर्तन में जो विविधताएं हैं उनके महत्व की अवस्था करने में असमर्थ है। डेटा संग्रह के प्रत्येक दौर में तुलना नहीं की जा सकती। तो अगर ये क्वेश्चन आया अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, या फिर दोनों में क्या अंतर है, तो आई होप सो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आगे जो चैप्टर में हमने पढ़ा है उसी के बेसिक पॉइंट्स हैं यहाँ पर, कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ अध्ययन की अगर हम बात करें तो दोनों ही विकासात्मक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमने उस चित्र में पढ़ा था कि ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, विकासात्मक अध्ययन के। यानी कि इन दोनों ही अध्ययन का ये दृष्टिकोण होता है कि किसी समय परिस्थिति में किसी समूह ने कितना डेवलप किया है। तो जितना अब तक हमने पढ़ा है वही यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं चैप्टर में। चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आगे चैप्टर से ये प्रश्न कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ अध्ययन की विशेषताएं क्या हैं, क्यों एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान डिजाइन एक अनुप्रस्थ अध्ययन से बेहतर हो सकता है, अनुदैर्ध्य अनुसंधान में पैनल और कोहॉर्ट डिजाइन के बीच में क्या भेद है। तो ये इसमें से कोई भी प्रश्न आएंगे आप डेफिनेटली इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।